नगर में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सदारत में हुई कैबिनेट की बैठक और ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली। 1 घंटे तक चली बैठक में उमर कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। इस वक्त की और खबर आपको दे रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला की सदारत में काबीना की बैठक हुई। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में काबीना की जो बैठक हुई वो तकरीबन 1 घंटे तक चली और ऐसी खबरें हैं कि इस 1 घंटे तक चली काबीना की बैठक में उमर काबीना ने कई अहम फैसले लिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीनगर में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सदारत में एक अहम बैठक हुई। ये काबीना की बैठक थी और काबीना की इस बैठक में यानी कि उमर कैबिनेट की बैठक में जो माना जा रहा है कि इस बैठक में काफी अहम फैसले भी लिए गए हैं। कई अहम फैसले लिए गए हैं, इनकी तफसील भी आपको कुछ देर में देंगे। और उमर हुकूमत के 1 साल की कार्यकाल पर सवाल उठाने पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला है। सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि यह पूछना चाहिए कि बीजेपी ने 11 सालों में क्या किया। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने वादे किए हैं, वो सारे वादे हम पूरे करेंगे और 5 साल बाद बुलाकर बताएंगे कि 5 साल में हमने क्या किया है। मैंने वही बात की ना कि लोग बार बार आप लोग भी हमें पूछते हो जनाब 10 महीने में आपने क्या कर दिया। उमर अब्दुल्ला सर का मैनिफेस्टो पूरा हुआ नहीं हुआ। मैं बार बार तभी आप लोगों को कहता हूं कि जरा उनको पूछिए। ये सामने आपकी कितनी मैं एग्जाम्पलें आपको बता दूं, कितने ब्रिजेस आपको बता दूं, कितनी सड़कें बता दूं, कितनी बिल्डिंग बता दूं जो उनके दौर में 11 साल में बीजेपी, पीडीपी और एलजी सरकार के दौर में शुरू हुई। मुझे खुशी उस दिन होगी जब मेरे लोग अपने पत्रकार जो हैं वो सवाल 11 साल का पूछेंगे। हमें 10 महीने का जब आप पूछते हो तो कहीं ना कहीं आपको भी घर में बैठ के सोचना कि देखना कि क्या आपको दुख नहीं होता कि क्या हम एक ऐसी सरकार से गलत सवाल पूछ रहे हैं। मतलब हमें 5 साल का मैंडेट है और 5 साल का जो आपने हमें दिया है कि पेपर करना है हमने। अभी अगर आप एग्जाम देने भी जाते हो तो उसका एक टाइम होता है ना कि भाई 2 घंटे के अंदर करना है, 3 घंटे के अंदर करना है, 1 घंटे का करना है, आधे घंटे में आपने ये पेपर कंप्लीट करना, आंसर शीट भरनी है, यही होता ना। तो उसके बाद रिजल्ट आता है ना। जब पहले ही शुरू में जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में घुसते हो और आप पूछते हो बताओ आप पास हो गए या फेल हो गए। हमारे साथ तो ये जुल्म हो रहा है जो नेशनल उमर अब्दुल्ला सरकार के साथ एक जुल्म है जो आप 10 महीने में और जो बीजेपी और पीडीपी के लोग और कुछ लोग दूसरे जो ए टीम है और बी टीम है जिनको लोगों ने नाम दिया वो लोग कहते हैं बताओ उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या किया, बताओ उमर अब्दुल्ला ने ये क्या किया। लेकिन ना तो उनके वर्ड्स में कहीं वो तहजीब है, वो तमीज है जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है। बल्कि सवाल पूछने का तरीका भी तो होना चाहिए, अंदाज भी कोई हमारे अपने बुजुर्गों के दिए हुए उस अंदाज में होना चाहिए, वो तहजीब में, वो एक रिस्पेक्ट में होना चाहिए। ऑनरेबल सीएम साहब, उमर साहब एक चीफ मिनिस्टर हैं और आप जो मर्जी कहें, ठीक है, आप जो भाषा आपको पसंद है आप इस्तेमाल करें, जो लोग हमारे साथी करना चाहता है करें। लेकिन मैं आज उन लोगों को एक बात जरूर कहूंगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो वादा किया है एक एक वादा हम पूरा करेंगे। और वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी तरुण चुग ने डिप्टी सीएम की पाक पर वकालत करने के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। तरुण चुग ने एनसी पर निशाना साधते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे नेता लगातार पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते हैं। उन्होंने कहा कि टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं हो सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी नेता लगातार पाकिस्तान प्रस्त बयान दे रहे हैं। उनके उप मुख्यमंत्री का बयान हास्यास्पद है और मूर्खतापूर्ण है। टेरर और स्टॉक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करना और अपने पापों को ढकने जैसा है। सीमा पर खून बह रहे हों, हमारे जवानों का दर्द भूलकर पाकिस्तान के पीआर और मौत पीस की भूमिका नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता लगातार कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कुपवाड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आतंकवाद पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात की। इस दौरान एलजी ने कहा कि आतंक पीड़ितों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। मुतासरा खानदानों के लिए सरकारी नौकरी का भी ऐलान किया गया। एलजी ने साफ शब्दों में कहा है कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके कैसे इसको आगे
ले जाना है, इसका फैसला हुआ और अब तक 247 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा चुके हैं। पोर्टल भी बन गया है, एप्लीकेशंस बहुत आ रही हैं, तो उसमें जो टेरर विक्टिम हैं उनकी भी आ रही है और जिन्होंने टेरर फैलाया उनकी भी आ रही है। तो ये मैं यहाँ जोर देकर के कहना चाहता हूँ कि टेरर विक्टिम कोई भी नहीं छूटेगा जिसको सरकारी नौकरी न मिले या जिसकी मदद न हो, लेकिन जिन्होंने टेरर फैलाया उनको मैं नहीं समझता हूँ कि किसी मदद की दरकार है, जिन्होंने बेगुनाह लोगों की जान ली। एक समय था जब उन्होंने यहाँ फायदा उठा करके बहुत सारे लाभ लिए हैं। मैं समझता हूँ वो समय नहीं है। मैं डीसी कुपवाड़ा और एसएसपी कुपवाड़ा, अभी एक नौजवान यहाँ खड़ा हुआ, उसने कहा कि उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। आप लोगों से मेरी अपेक्षा होगी कि दर्दपुरा गांव या आसपास के जो इस तरह की टेरर विक्टिम फैमिली हैं, पर्सनली सीनियर ऑफिसर्स को लगा करके एक एक केस को आइडेंटिफाई करिए। पोर्टल पर अगर इन्होंने एप्लीकेशन दी है, नहीं दी है, तो हो सकता है किसी को मालूम ना हो, तो अपने कुछ जूनियर अफसरों को लगा करके इनसे एप्लीकेशन लीजिए। मैं दर्दपुरा गया था, वहाँ भी ऐसे अनेक टेरर विक्टिम फैमिली से मिला। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से ये एक अभियान चला हुआ है और अब तक लगभग 250 के आसपास सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। कुपवाड़ा में भी आपके समक्ष आपने देखा, कई टेरर विक्टिम फैमिली से मुलाकात अभी हुई है, कई लोगों की बात हमने सुनी है। पूर्व निर्धारित जो जम्मू कश्मीर प्रशासन का फैसला है, हर जेन्युइन टेरर विक्टिम फैमिली को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो जिनका शेष रह गया है वो चुनाव बाद उन्हें भी अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। जिनके केस नहीं दर्ज हुए हैं वो केस भी दर्ज होगी और इन्वेस्टिगेशन भी होगा। अगर आतंकवादियों ने उनकी प्रॉपर्टी कब्जा कर ली है तो वो भी प्रशासन मुक्त करा करके उन परिजनों को सुपुर्द करेगा। टेरर विक्टिम फैमिली में कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आगे आएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन उससे फाइनेंशियल हेल्प और हैंड होल्डिंग करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी इंतजाम करेगा। एक और फैसला हम लोगों ने किया है कि जिनके पास अपनी जमीन होगी, अगर घर नहीं है तो एक सामाजिक संस्था है जिसने भरोसा दिया है कि इनको घर बना के देंगे। कि मुकम्मल तौर पर ये फैसले हैं। यहाँ की कहानी बड़ी दर्दनाक रही है और मैं समझता हूँ कि इनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। साहब, आपने कहा कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा, तो मैंने बता दिया आपको। आज से मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि बेकसूर को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। मैं समझता हूँ कि बेकसूर आदमी को परेशान नहीं करना चाहिए और गुनहगार है तो बचना भी नहीं चाहिए। ये न्याय का सबसे अच्छा सिद्धांत। बडगाम और नगरोटा में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने बडगाम सीट से आगा सैयद मोहसिन को टिकट दिया है, जबकि नगरोटा से देवयानी राणा को उम्मीदवार बनाया है। बडगाम सीट पर बाय इलेक्शन यानी उपचुनाव जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे की वजह से हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में बडगाम और गांदरबल सीट से जीत दर्ज की थी। बाद में उमर अब्दुल्ला ने बडगाम सीट छोड़ने का फैसला किया, जिसके चलते यहां उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं नगरोटा सीट पर बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के चलते उपचुनाव हो रहे हैं। तो दोनों सीटें काफ़ी अहम इस मानों में हो गई हैं कि बीजेपी को भी इस सीट पर चुनाव जीतना है, जो नगरोटा की सीट है, चूंकि बीजेपी के खाते में वो सीट थी। और उसके अलावा बीजेपी को इस बार ये उम्मीद है कि वो बडगाम की सीट भी जीत सकती है। इसलिए बीजेपी ने बडगाम से आगा सैयद मोहसिन को वहाँ अपना उम्मीदवार बनाया है। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के अलावा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो पार्टी है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के तौर पर अभी नामों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पूरे दम खम के साथ चुनाव में उतरेगी। चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो भी उम्मीदवार हों उनको ये सीट बडगाम की जीतना बेहद ज़रूरी इसलिए होगी कि बडगाम सीट उमर अब्दुल्ला ने सीट ये जीती थी जब पिछला असेंबली इलेक्शन हुआ था। और चूंकि उमर अब्दुल्ला ने 2 जगहों से चुनाव लड़ा था, एक गांदरबल और दूसरा बडगाम, दोनों सीटें उमर अब्दुल्ला ने जीती थी, तो उन्होंने गांदरबल सीट को रिटेन किया और बडगाम को सीट को उन्होंने छोड़ दिया था। तो ऐसे में अब ये एनसी के लिए चैलेंज होगा कि वो अपनी सीट को वापस हासिल कर ले।
दूसरी तरफ ये है कि जो नगरोटा की सीट है वहां भी एनसी की ये कोशिश होगी कि या तो एनसी का कोई उम्मीदवार हो या इत्तेहाद का उम्मीदवार हो। बीजेपी ने इसमें सबकत हासिल कर ली है पहले दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करके। और नगरोटा से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए जाने पर देवयानी राणा ने बीजेपी क़यादत का शुक्रिया अदा किया और कहा है कि वो नगरोटा के उम्मीदवारों पर खरी उतरेंगी। जिनको आज नगरोटा से बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है, देवयानी जी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए आज आपको ये मैंडेट मिला है, क्या कहेंगी, पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी का खास तौर पर श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, श्रद्धेय माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब का, श्रद्धेय माननीय पार्टी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब का, श्रद्धेय माननीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग साहब का, राज्य के अध्यक्ष श्री सच शर्मा जी का, राज्य के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कौल साहब का, श्रद्धेय माननीय श्यामलाल शर्मा साहब का, श्रद्धेय एलओपी सुनील शर्मा साहब का, श्रद्धेय माननीय भारत भूषण जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रत्याशी बनाकर हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद दिया है। इनके नेतृत्व के तहत हम भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने परचम लहराया था और ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली थी, हम एक बार फिर ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। और जिस तरह से माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने हाईएस्ट मार्जिन से ये सीट निकाली थी, हमें उम्मीद है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का हर वोटिंग सदस्य हमें आशीर्वाद देगा और ये हम एक बार फिर ये जो सीट है सबसे हाईएस्ट मार्जिन। देखिए मुझे याद है 11 महीने से लगातार आप, जब से देवेंद्र राणा जी की देहांत हुआ तब से लगातार आप नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रवास कर रही है, वहाँ घर घर जा रही है, तो आपकी क्या मेहनत पहले से रही है और किस तरह से आपने लोगों को समझाने की कोशिश और मास कंटेक्ट किस तरह से इस्टेब्लिश किया आपने? जी, राणा साहब कहा करते थे कि नगरोटा का हर घर मेरा घर है, नगरोटा का हर परिवार मेरा परिवार है। और हमें बहुत खुशी महसूस होती है आपको ये बताते हुए कि आज तक जब हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के घर घर गए तो आज तक हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम किसी बेगाने के घर में गए हैं। हमारी जितनी भी बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी जितने भी बहनें हैं, माताएं हैं, जितने भी युवा हैं, उन सब ने हमें गले लगाकर हमें आशीर्वाद दिया है और हमें ऐसा अक्सर लगा है कि शायद श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब स्वयं हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। कितना कठिन है और क्या चैलेंजेस आपको लगता है? आप कैंडिडेट हैं और उस पार्टी की जिसने आपको बड़ा एक भरोसा आप पे जताया है, क्योंकि बहुत सारे लोग और भी उम्मीदवार थे, आपको क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज है और उस पर खरा उतरने के लिए आप कितनी कोशिश करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय समाज की सेवा करने में कर्मठ रहता है और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से राणा साहब ने एक सपना देखा था कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस तरह से चमकाना है कि पूरे भारत देश में एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बने, तो उस तरह से ही हम उनका जो है एक सपना पूरा करेंगे और सपना साकार करेंगे श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लास्ट में अगर आप चुन के आती हैं तो आपका प्रायोरिटी क्या रहेगी, मेन फोकस क्या रहेगा, 1 2 3 करके? देखिए, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हर जो हमारी 49 पंचायतें हैं, हर पंचायत की अपनी एक यूनिक चैलेंजेस रहती हैं। हमारी टोपोग्राफी भी हर इलाके की अलग अलग है, तो हमने हर पंचायत में जाके बड़े बुजुर्गों से बात की है, औरतों से बात की है, युवाओं से बात की है और एक जिस तरह से राणा साहब ने एक मास्टर प्लान बनाया था, उन्हीं के मास्टर प्लान के साथ जोड़कर हमने करंट स्थिति का एक जायजा लिया है और हमें उम्मीद है कि सबके जितने भी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं उस पर खरे उतरेंगे। करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और बडगाम से आगा सैयद मोहसिन बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। न्यूज़ 18 से आगा सैयद मोहसिन ने कहा कि बडगाम में जो 50 साल में नहीं हुआ वो अब करेंगे। भरोसा जताने के लिए मोहसिन ने बीजेपी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। मेरे साथ बीजेपी लीडर आगा सैयद मोहसिन है, क्योंकि बीजेपी ने इन्हें बडगाम के लिए मैंडेट दिया है। आगा साहब, क्या कुछ कहेंगे, मैंडेट आपको मिला है? आज में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को
जिसमें हमारे पार्लियामेंट बोर्ड होते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री मोदी जी, उसके साथ हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, इसके साथ हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी, हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी जो हमारे जम्मू कश्मीर के प्रभारी है, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट सर शर्मा जी, स्टेट के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल जी, हमारे LOP सुनील शर्मा जी, पूरे टीम का मैं शुक्रिया अदा करूं। उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा दिलाया। मैं इंशाल्लाह उस भरोसे को हम यहाँ से जीत के जाएंगे। हम देखेंगे, क्योंकि जो 50 साल में नहीं हुआ वो इंशाल्लाह आगे होंगे। अच्छा, बिल्कुल। क्या कुछ स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी इलेक्शन में, जब आप लोगों के बीच में जाएंगे? क्या कुछ रणनीति होगी? क्या कुछ आप चाहेंगे कि लोगों से वादे करें, या क्या कुछ रणनीति आपकी होगी? देखो, जैसे आपको पता है, आप तो वाकिफ हूं, अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, 1 साल उसकी सरकार बनी, उसने यहाँ से रिजाइन दिया, आज तक उन्होंने ISM बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में कब विजिट किया? उसके बाद उन्होंने बोला हम 2-2 सिलेंडर, हमने बोला 2-2 सिलेंडर देंगे, हमने 5-5 किलो राशन ज्यादा देंगे, उसके साथ हमारे यहाँ 200 बिजली मेगावाट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे जो इनके पास, मगर आज 1 साल, उसका 1 साल से भी ज्यादा हुआ, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। आज लोगों को पता है आज यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या दिया, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में क्या दिया। अच्छा, बिल्कुल। क्या कुछ आप मतलब मुद्दे रहेंगे, क्योंकि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP पर निशान साधा, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिन पर आप काम करेंगे? मैं इंशाल्लाह लोगों को यही मैसेज दे रहा हूं आपके माध्यम से, आज वो एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दिए, आज वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। हम इंशाल्लाह यहाँ सबसे पहले यहाँ बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी खत्म होंगे। देखो, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो 50 साल में यहाँ नहीं बना, आज वो उसमें काम चल रहा, वो तैयार है, इंशाल्लाह कुछ महीनों में वो यहाँ फंक्शनल होंगे। उसके साथ क्रिटिकल हॉस्पिटल 100 बेड का, ये उम्मीद ही नहीं है। आज हमारे निर्गुण से ऐजा तक जो हमारे यहाँ 32 करोड़ का प्रोजेक्ट बना, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने है। हमें पता है, हमने काम किया यहाँ ग्राउंड पे, जो फालतू एरिया में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उसने अभी तक उसको यहाँ से नहीं मिला। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे। बिल्कुल। तो तरक्की को लेकर ये लोगों के बीच जाएंगे, तरक्की को लेकर ये काम करेंगे, और अब ये देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी पर लोग भरोसा करते हैं या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल। पेट सपा। सेठ दीनदयाल अपने बेटे से धंधे को लेकर बस एक ही बात बोलते थे, जिससे मौका चूका उसका धंधा सूखा, और मौका था बिजनेस को एक नई उड़ान देने का, सो हमने चौका मार दिया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल जैसे चैनल के साथ अपने ब्रांड को जोड़ने के लिए advice.nw18.com पर लॉगिन किया, और डिटेल्स भरते ही एडवाइस की तरफ से मिला तुरंत कॉल बैक। यही है मौका, मार दो चौका। जम्मू कश्मीर उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। बडगाम सीट से आगा सैयद मोहसिन और नगरोटा से देवयानी राणा को टिकट दिया गया। ब्रेक के बाद फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKH पर। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। अब खबर दिल्ली से है। यहां सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 29 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। गीतांजलि आंगमो ने अपनी याचिका में तरमीम करने का फैसला किया है। याचिका में यानी अर्जी में गीतांजलि आंगमो ने सोनम वांगचुक को हिरासत में रखने को चुनौती दी है। इस पर गीतांजलि आंगमो की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो अपनी अर्जी में संशोधन करना चाहते हैं और सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने मांग की कि सोनम वांगचुक को अपनी पत्नी के साथ कुछ लिखित पंक्तियों की अदला बदली करने की इजाजत मिलनी चाहिए। सोनम वांगचुक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और 29 तारीख की डेट लगी है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं उनकी पत्नी गीतांजलि जी। मैडम, जिस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट में आई, कहा कि आप लोग ग्राउंड बदल रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। पहली जो हियरिंग हुई थी उसमें हमने डिटेंशन ऑर्डर के ग्राउंड्स के लिए अपील की थी, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मुझे 7 तारीख को मिले। लेकिन 11 तारीख को जब मैं गई कि सोनम उन ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन
के बारे में क्या चैलेंज कर रहे हैं वो लेने के लिए तो मुझे नहीं दिया गया। तो आज बस हमने यही 2 प्रेयर्स की हैं कि जो भी सोनम ने चैलेंज किया है डिटेंशन ग्राउंड्स, वो हमें कॉपी मिले, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया है। और सेकेंडली जो हमने एप्लीकेशन फाइल की थी उसको हम अमेंड करेंगे, जो कि जिसमें हम ये डिटेंशन ऑर्डर को चैलेंज करेंगे और ये सुनवाई 29 को आएगी। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है डिस्कशन। और मैडम, जो हलफनामे दाखिल किए गए उसमें जो विदेशी लिंक की बात की जा रही थी वो उसका जिक्र नहीं किया गया है। एडवाइजरी बोर्ड ने भी अभी कोई अप्रूवल नहीं दिया, इस तरह की मतलब उस पर भी खामोशी है। नहीं, विदेशी लिंक पे ही नहीं और बहुत सारी चीज़ें, CBI रेड हो या लैंड हो, किसी का उसमें जिक्र नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने ये फाइल किया और हमने उसको रिफ्यूट किया तो पूरे देश ने देखा कि उसमें कोई दम नहीं था। तो इसलिए इसमें बहुत सारे सोनम के वीडियोस हैं जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिए गए हैं, जिसमें उसकी उन्होंने जो कहा है उसके पहले उन्होंने क्यों कहा है और बाद में उन्होंने कैसे उसको रिफ्यूट किया है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो ये वीडियोस के बेसिस पे जो ये NSA पे उनको डिटेन किया गया है वो बहुत ही फ्रिवलस है और बहुत ही बेसलेस है और जिसको हम चैलेंज करेंगे। तो ये थी सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोर्ट में जो है एक बार उनको ज़रूर तारीख मिली है और जो कुछ सोनम वांगचुक पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो गलत है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा है कि हुकूमत अपने 1 साल के टेन्योर में खासकर तालीम और सेहत के शोबे में काबिल तारीफ हुकूमत ने काम किया है। राजकीय महिला महाविद्यालय श्रीनगर में मुनक़िद एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए सकीना इत्तू ने कहा कि सभी शोबों में काफ़ी सुधार हुए हैं और आने वाले सालों में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव शांतमनु और अन्य जो वहाँ बरगज़िदा हस्तियाँ हैं वो भी वहाँ मौजूद थी। हेल्थ डिपार्टमेंट हो, उसके अलावा जो भी कॉलेजेस थे जो फंक्शनल नहीं थे, इस 1 साल में हमने उन सारे कॉलेजेस को फंक्शनल बनाया। जो कॉलेज दिए गए थे लेकिन सिर्फ नाम के कॉलेजेस थे, वो वहाँ पे स्टाफ की कमी थी, उसको पूरा किया। काफ़ी हद तक 140 के करीब असिस्टेंट प्रोफेसर्स को जो है वापस जो है रिक्रूट होके आए हैं, उनको लगा दिया है। जो इनकम्प्लीट कॉलेजेस थे जिनका कंप्लीशन पीरियड जो था इस 1 साल में हमने कंप्लीट किया और उनको फंक्शनल बनाया। जो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर से बेहतर बनाया। DPCs जो रुकी थी इस 1 बरस में हमने कंप्लीट किए हैं। जो वैकेंसीज स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी उन वहाँ पे रैशनलाइजेशन हुई। प्रोफेसर्स के प्रमोशन, DPCs, मास्टर्स, टीचर्स, उनको किया है। सबसे बड़ी अचीवमेंट जो थी वो एकेडमिक सेशन हमने चेंज किया है, जो बहुत दीरीना मांग थी यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के जो विंटर जोन में आते हैं। इसी तरह स्कूल एजुकेशन में वो हज़ारों प्रोजेक्ट जो पेंडिंग थे, जिनका अता पता नहीं था, उनको स्ट्रीमलाइन किया, उनको फंक्शनल किया। और बीजेपी ने टाउन हॉल त्राल में एक राजनीतिक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों और मकामी जो हिमायती उन्होंने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम की क़यादत जम्मू कश्मीर बीजेपी की तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने किया, जबकि नज़ीर अहमद वानी, एजाज अहमद शाह, फिरोज अहमद, मनीष ठाकुर और मुबैबा सहित पार्टी के दीगर लीडर भी इस मौके पर शामिल हुए। इस वर्कशॉप के दौरान त्राल में पार्टी के ज़मीनी स्तर पर विस्तार और विकास परियोजनाओं पर बहुत तफसील से चर्चा की गई। अगर मोदी जी एक मजबूत एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा लेके चले, उसी एक भारत श्रेष्ठ भारत उसको मजबूत करने के लिए आज यहाँ जोर था कि जो हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट्स है जो देश में बनते हैं उनको इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे एक तो यहाँ जो लोकल लोग हैं उनकी रोजगार जो है उसमें ज्यादा उनको तरक्की मिलेगी। यहाँ की नई जो इंटरप्रेन्योर्स है उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करिएगा। जिस तरह से स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, ये 3 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन तीनों एक साथ जुड़े हैं, चाहे वो स्वदेशी हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे विकसित भारत हो। और अब नरेंद्र मोदी जी ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश हम बनाएंगे। उसी सिलसिले में आज ये वर्कशॉप था कि ज्यादा जोर था कि हम स्वदेशी जो अपने देश के प्रोडक्ट्स है, जो अपने जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट्स है, उनका इस्तेमाल करके एक उन फार्मर्स, उन
एंटरप्रेन्योर्स या जितने भी MSMEs की यूनिट से, छोटे यूनिट से, उनको भी फायदा होगा और वहां 10 लोगों को रोजगार मिलेगा। यही वर्कशॉप आज था कि किस तरह से हमें स्वदेशी या आत्मनिर्भर भारत या विकसित भारत पर काम करना। और बीजेपी इकाई गांधरबल ने बुधवार को टाउन हॉल में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत एक विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया। यह कार्यक्रम आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की भावना को बढ़ावा देने के मकसद से चल रहे अभियान हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी के तहत मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मंजूर भट्ट मुख्य अतिथि थे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के बारे में बात की और लोगों से मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए मकामी उत्पादों और स्वरोजगार पहलों का समर्थन करने का उन्होंने आग्रह किया। डिस्ट्रिक्ट गांधरबलस मज जन आत्मनिर्भर यानी खुद कफील प्रोग्राम वर्कशॉप थो ये डिस्ट्रिक्ट गांधरबल यूनिटस और यमुक मुद्दत मकसद हर कंसे कार्यकर्ता जन सोन वजीर आजम नरेंद्र मोदी सबन 2020 मज ओहद न्यू कि गो खुद कफील। खुद कफीलस मज हेको जन पान चाहे इंडस्ट्री या लोकल प्रोडक्ट पान या लैंग्वेज अत कित कत करो तहफ़ुज़ और खास कर गो कम से कम वन डिपेंड कुछ चीज़स पे। और राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बडगाम में एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान कई युवा पार्टी में शामिल हुए। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रभारी प्रवक्ता डॉक्टर संदीप सिंह ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। सियासी सरगर्मियां तेज है और सियासी जमात है लोगों को अपनी जानब राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मेरे साथ एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के मेंबरान हैं, तो इनका भी आज यहाँ पर प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे क्या एनसीपी भी बडगाम में जो बाइपोल्स होने वाले उनमें शिरकत करेंगे। मेरे साथ एनसीपी के लीडर है डॉक्टर संदीप सिंह। किस तरह का प्रोग्राम है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी है, क्या एनसीपी भी बडगाम बाइपोल्स में हिस्सा लेने वाली है? नहीं, फिलहाल तो इस बार इसके बारे में कोई चांस तो नहीं हमारा कि इस बार हम कंटेस्ट करेंगे, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली। अभी हमारा सिर्फ यहाँ के लोगों के साथ मिलकर, यहाँ के लोगों के साथ जुड़कर, यहाँ के आवाम के साथ जुड़ के अपनी पार्टी को मजबूत करने का लक्ष्य है हमारा, और जिस पे हमारा काम चल रहा है। और इसका हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि लोग अब बाकी पुरानी पार्टियों से तंग आके कहीं ना कहीं हमारे एनसीपी का दामन थाम रहे हैं। तो ये हमारा कोशिश है और आगे हम इस पर काम करते रहेंगे। जब वो समय आएगा इलेक्शन का, डेफिनेटली विल कंटेस्ट। अच्छा, आज यहाँ पर आपका प्रोग्राम था, किस तरह का प्रोग्राम था, क्या कुछ इस प्रोग्राम में हुआ? प्रोग्राम में आज हमारे जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे जितने सिपाही हैं, सबने आज एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, जिसमें हमने आज लोकल बेसिक मुद्दों पे हमने बात की थी कि लोगों को यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लाइक पानी की यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज को लेके है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज हमारे पास नहीं है। उसके बाद अपना रोड को लेके, रोड का यहाँ बिल्कुल बुरा हाल है। और हमारे साथ बहुत सारे नए हमारा यूथ जो है उन्होंने हमारा दामन थामा है, इनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे ही हमारा जो है ये कारवां चलता रहेगा और आगे आने वाले समय में हम आपको सिर्फ जे&के में एनसीपी दिखाई देगी। अच्छा, मुझे बताइए, क्योंकि बडगाम में बाइपोल्स होने वाले हैं और इस समय में आपने बडगाम में ही ये प्रोग्राम क्यों किया जब इलेक्शन नहीं लगना है? नहीं, बेसिकली बडगाम का रीजन ये था करने का कि बडगाम को हमेशा आप देखेंगे पिछली सरकारों ने हमेशा अवॉइड किया, इग्नोर किया कहीं ना कहीं से। जब आज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स आप देखेंगे तो बडगाम को हमेशा पिछड़ा हुआ समझा गया है। क्या उन्होंने कोई गुनाह किया हुआ है? क्या ये डेवलपमेंट के हकदार नहीं है? तो हमने यहीं से शुरुआत किया ताकि यहाँ के लोगों का हम अपने साथ जोड़ें और यहाँ की जो उनको आज तक नहीं मिला है वो हमारी एनसीपी पार्टी उन्हें दिलाएगी। यानी आप कहना चाहते हैं एनसीपी की बडगाम में एंट्री करवाई आज? अब हो तो चुकी है, जे&के में एंट्री हो चुकी है, पर धीरे धीरे देखिए आप, वेट एंड वॉच। इंशाल्लाह बहुत आगे हम उसको लेके जाएंगे और जल्दी आपको ये बड़ा धमाका देखने को मिलेगा जी। अच्छा, एनसीपी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, आपका कैंडिडेट मैदान में नहीं होगा क्योंकि बाइपोल्स है, क्या स्ट्रेटेजी है कि किस तरह से जो आपके सपोर्टर्स हैं उनको किस तरह की हिदायत होगी? मैंने आपसे पहले कहा कि हम फिलहाल पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बाकी रहा फैसला कंटेस्टेंट्स का तो वो हमारा हाईकमांड डिसाइड करेंगे। जो भी उनका होगा हमें वो उनका जो भी होगा आदेश हम उसको मानेंगे। बट फिलहाल हमारा है पार्टी के हमने मजबूत करने के लिए, ताकि हमारे साथ पार्टी के लोग जुड़े और हमारी विचारधाराओं के साथ काम करें। बिल्कुल, तो ये थे एनसीपी के लीडर। जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, बडगाम में इनका आज प्रोग्राम हुआ। हालांकि इन्होंने साफ कहा कि वो बडगाम बाइपोल्स में हिस्सा नहीं लेंगे, ताहम उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में एनसीपी जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन होंगे उनमें वो शिरकत करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन।